आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। हम बात करते हैं भूमि की स्थिति, व्यावसायिक महत्व और पारिवारिक विवाद की पृष्ठभूमि। जिस 11 एकड़ भूमि के स्वामित्व को लेकर यह पूरा घोटाला रचा गया, वह तामिया तहसील के चौरा पठार और पातालकोट व्यू पॉइंट के अत्यधिक निकट स्थित है। यह भूमि मुख्य सड़क से लगी हुई है, जिसके कारण इसका व्यावसायिक मूल्य क्षेत्र के अन्य कृषि भूखंडों की तुलना में कई गुना अधिक है। इस बेशकीमती भूमि का मूल स्वामित्व भारिया जनजाति के एक बुजुर्ग व्यक्ति नन्नू भारती के पास था, जिसके नाम पर कुल 22 एकड़ पुश्तैनी जमीन दर्ज थी। नन्नू भारती के निधन के पश्चात यह संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के बीच विवाद का विषय बन गई। उनकी दो पुत्रियों विप्पा भारती और सिंगनाबाई के बीच इस 22 एकड़ भूमि के सीमांकन और बंटवारे को लेकर कई वर्षों तक राजस्व न्यायालयों और पारिवारिक स्तर पर गतिरोध चलता रहा। समय के साथ दोनों बहनों का भी निधन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कानूनी वारिसों की संख्या में वृद्धि हुई और पुश्तैनी संपत्ति का विवाद और अधिक गहरा तथा जटिल हो गया। जनजातीय समाजों में भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व से गहराई से जुड़ी होती है। लेकिन पीढ़ियों तक चलने वाले पारिवारिक विवाद अक्सर इन गरीब परिवारों का आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। राजस्व अधिकारियों को इस पारिवारिक विखंडन और विवाद की पूरी जानकारी थी। उन्होंने इस लंबे समय से लंबित बंटवारे के विवाद को सुलझाने के बजाय इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा। सिंगनाबाई के पुत्र और अन्य वारिसों की अज्ञानता, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता और उनके आपसी मतभेदों को अनुचित लाभ उठाते हुए अधिकारियों ने अपनी कृत्य दृष्टि इस 11 एकड़ भूमि पर गढ़ा दी। किसी भी लोकतांत्रिक और व्यवस्था में सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं का उपयोग पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन छिंदवाड़ा के इस प्रकरण में प्रशासनिक मशीनरी ने डिजिटल साक्षरता के अभाव को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पीड़ित परिवार के आरोपों के अनुसार इस पूरे षड्यंत्र की नींव प्रशासन के उच्च पद पर बैठी तत्कालीन एसडीएम कामिनी ठाकुर द्वारा रखी गई। पीड़ित परिवार ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि पिछले वर्ष एसडीएम स्वयं उनके निवास पर आई थी। उन्होंने सीधे तौर पर इस भूमि की मांग की। जब भारिया परिवार ने अपनी पुश्तैनी और जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन बनी इस जमीन को बेचने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, तो प्रशासनिक तंत्र ने बल के बजाय छल का मार्ग चुना। प्रशासनिक मिली भगत के तहत क्षेत्र के तत्कालीन पटवारी लेखराम नदवंशी और स्थानीय कोतवाल ने पीड़ित परिवार के घर का दौरा किया। उन्होंने परिवार के सदस्यों को यह झांसा दिया कि सरकार राज्य की किसी कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उनका ई-केवाईसी और डिजिटल सत्यापन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसी बहाने उन्होंने परिवार के अनपढ़ और भोले भाले सदस्यों से कई कोरे कागजों पर अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर प्राप्त किए। बाद में इन हस्ताक्षरित कोरे कागजों का उपयोग फर्जी सहमति और बंटवारे के शपथ पत्र नामांकन के आवेदन तैयार करने के लिए किया गया। इन जाली दस्तावेजों के आधार पर परिवार की वास्तविक इच्छा और सहमति के बिना ही 22 एकड़ में से 11 एकड़ भूमि का बंटवारा कर लिया गया और उसे बिक्री के लिए विधिक रूप से तैयार कर दिया गया। ये कार्यप्रणाली न केवल भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का एक स्पष्ट मामला है, बल्कि ये सरकारी पद और आम नागरिक के बीच मौजूद विश्वास का एक जघन्य उल्लंघन भी है। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली आमतौर पर अपनी सुस्ती, लालफिताशाही और अंतहीन देरी के लिए जानी जाती है। एक सामान्य किसान या आदिवासी के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन का नामांतरण या सीमांकन करवाना वर्षों का संघर्ष होता है। लेकिन इस प्रकरण में क्योंकि लाभार्थी स्वयं प्रशासन का हिस्सा थे, पूरी फाइलों को इस गति से दौड़ाया गया, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड प्रतीत होता है। 2 मई 2025 तहसील कार्यालय में विवादित भूमि के नामांतरण के लिए पहला आवेदन प्रस्तुत किया गया। 30 मई 2025, एक महीने से भी कम समय के भीतर दशकों पुराने पारिवारिक विवाद और सभी संभावित आपत्तियों को जादुई रूप से दरकिनार करते हुए नामांतरण प्रक्रिया को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई। 2 जुलाई 2025 नामांतरण होने के ठीक एक महीने बाद भूमि की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। 11 एकड़ भूमि का स्वामित्व पूर्ण रूप से अधिकारियों के परिजनों के नाम पर हस्तांतरित हो गया। ये फास्ट ट्रैक
प्रशासनिक प्रक्रिया इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि निचले स्तर की पटवारी से लेकर उच्च स्तर के राजस्व अधिकारियों तक सभी षड्यंत्र में एक मत थे। जब व्यवस्था के रखवाले ही लुटेरे बन जाए तो कानून और प्रक्रियाएं उनके हितों की पूर्ति के लिए रबड़ स्टैंप में तब्दील हो जाती हैं। इस प्रकरण का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस भूमि को खरीदने वाले कोई बाहरी पूंजीपति या अज्ञात भूमाफिया नहीं, बल्कि वे लोग जिन पर स्थानीय राजस्व को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी थी। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार इस 11 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम पर की गई। प्रियंका वार्ले, जो तानिया क्षेत्र के तत्कालीन तहसीलदार उमराज वार्ले की पत्नी है। जितेंद्र शाह, जो क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर आसीन है। दिलीप सिंह, जो जुन्ना जुन्नार देव की उप विभागीय मजिस्ट्रेट कामिनी ठाकुर के पिता हैं। इन तीनों नामों का एक साथ एक ही सौदे में शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एक संगठित संस्थागत भ्रष्टाचार था। लेकिन इस मामले में एक और जटिल विडंबना है कि जिन अधिकारियों और उनके परिजनों के नाम पर यह भूमि खरीदी गई, वे स्वयं भी आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं। संविधान और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का मूल उद्देश्य आदिवासियों को गैर आदिवासियों के शोषण से बचाना था। लेकिन यह मामला दर्शाता है कि आरक्षण, शिक्षा और सरकारी नौकरियों का लाभ उठाकर आदिवासियों के भीतर जो एक नया शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग पनप गया, वह अब अपने ही समुदाय के सबसे निचले, अशिक्षित और वंचित तबके जैसे भारिया का निर्ममता से शोषण कर रहा है। आदिवासी से आदिवासी हस्तांतरण के कानूनी प्रावधानों को ढाल बनाकर वे अधिकारी अपनी अवैध संपत्तियों का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की पूरी अवधारणा के लिए गहरा आघात है। इस भूमि घोटाले के वित्तीय पहलू का विश्लेषण करने से इसकी भयावता और अधिक स्पष्ट हो जाती है। पर्यटन के लिए तेजी से विकसित हो रहे पातालकोट व्यू पॉइंट क्षेत्र से व्यावसायिक भूमि की कीमतें आसमान छू रही हैं। यह अत्यंत चौंकाने वाला तथ्य है कि 6 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति मात्र 6 लाख रुपए में स्थान हासिल कर दी गई। इस मामूली राशि का भुगतान भी दो हिस्सों में किया गया, 3 लाख रुपए चेक के माध्यम से और शेष 3 लाख रुपए नगद। यह वित्तीय लेन देन स्पष्ट रूप से अंडर वैल्यूएशन का एक आपराधिक कृत्य है। कोई भी संपत्ति शासकीय गाइडलाइन दर से कम नहीं बेची जा सकती। फिर भी इस सौदे को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा कैसे स्वीकृत कर लिया गया है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये कम मूल्यांकन न केवल सरकारी खजाने को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के भारी नुकसान की ओर इशारा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अधिकारियों ने जानबूझकर कागजों पर मूल्य कम दिखाया ताकि आयकर विभाग या अन्य निगरानी एजेंसियों की नजरों से बचा जा सके। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और मध्य प्रदेश की भू राजस्व संहिता 1959 में आदिवासियों की भूमि के संरक्षण के लिए अत्यंत कड़े कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। इस घोटाले में इन कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 165(6) स्पष्ट रूप से अधिदेश देती है किसी भी अधिसूचित आदिम जनजाति की भूमि स्वामी का अधिकार किसी गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं किया जा सके। यह भूमि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है तो आदिवासी से आदिवासी को भूमि के हस्तांतरण के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में सूक्ष्म निगरानी की आवश्यकता होती है। अधिकारियों ने इस कानूनी बाधा को पार करने के लिए इस तथ्य का सहारा लिया कि क्रेता भी आदिवासी समुदाय से है। हालांकि भारतीय अनुबंध अधिनियम और राजस्व न्यायालयों में कई उच्च न्यायालयीय निर्णयों के अनुसार कोई भी हस्तांतरण जो धोखाधड़ी, बल प्रयोग या कोरे कागजों पर धोखे से लिए गए हस्ताक्षर के आधार पर हुआ है, वह पूर्णतः शून्य माना जाता है। चूंकि भारिया परिवार ने स्वतंत्र सहमति नहीं दी, इसलिए ये एसटी से एसटी हस्तांतरण भी कानूनी रूप से अमान्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों की हड़पी गई जमीनों को वापस दिलाने के लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता धारा 170B को शामिल किया था। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति आदिवासी की भूमि पर अवैध रूप से या छल पूर्वक काबिज है
तो उप विभागीय अधिकारी या कलेक्टर स्वतः संज्ञान लेकर या शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर सकता है और भूमि का कब्जा मूल आदिवासी मालिक को लौटा सकता है। दुर्भाग्यवश इस मामले में जिन अधिकारियों पर इन धाराओं को लागू करने की जिम्मेदारी थी, उनके परिजन ही स्वयं इस भूमि पर काबिज हो रहे हैं। यह रक्षक की भक्षक बनने की क्लासिक उदाहरण है, जहां न्याय सुरक्षित करने वाला तंत्र ही अपराध का मुख्य कर्ता धर्ता बन जाता है। और मेरे दृष्टिकोण में सत्ता में उच्च पद पर आसीन अधिकारियों को यह समझना आवश्यक है कि समाज में उत्पन्न हुई असमानता को समानता के स्तर पर लाना है। लुप्त प्राय जनजातियों को पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा प्रत्येक दृष्टिकोण से सक्षम बनाना है। उनके शोषक नहीं बने, बल्कि उनके उत्थान में सहयोगी एवं पथप्रदर्शक बने, उनके मार्गदर्शक बने। यह उनका दायित्व भी है। राष्ट्र निर्माण में अपनी गरिमामय छवि को अंकित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि धैर्यपूर्वक आपने मेरे शब्दों को सुना। आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें, आइकन बटन को दबाएं, जिससे हमारे वीडियो आप तक निरंतर रूप से पहुंचते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।